हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। 17वीं बीपीएससी पीटी 2000 से अधिक सीट, जिसमें से 1945 सीटों की वैकेंसी आ गई है और अभी और वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। लोग बता रहे हैं, हम और आप भी जान रहे हैं, बीपीएससी के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। तो यह एक इतिहास है और इस इतिहास में हम चाहते हैं कि हम भी इतिहास बनाएं और आप भी इतिहास बनाएं। जब इतिहास ही बन रहा है तो चलिए हम सब मिलकर इतिहास बनाते हैं और एक शानदार सफलता के माध्यम से एक स्वर्णिम कैरियर बनाकर अपने सपनों को साकार करते हैं, अपने घर परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करते हैं। तो सवाल उठता है कि बीपीएससी पीटी में अब महज 45-46 दिन शेष बच गए हैं और इस दिनों दिन कठिन होती जा रही परीक्षा में सफलता को कैसे सुनिश्चित किया जाए और संपूर्ण बीपीएससी में पास करके, उत्तीर्ण करके, सफलता प्राप्त करके ऑफिसर बनने में पहली बाधा जो है वो बीपीएससी की पीटी है। चूंकि समय भी कम है, परीक्षा भी कठिन होने जा रहा है, संघर्ष भी जबरदस्त होगा। इस 2000 सीटों के लिए 8 से 10 लाख परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे, अपना संघर्ष करेंगे, अपना कर्म करेंगे और सफलता प्राप्त कर ऑफिसर बनने का प्रयास करेंगे। और उनमें से आप कहाँ खड़े हैं ये आपको तय करना है और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से सफलता कितनी दूर है ये शायद आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस 45-46 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ें, किन चीज़ों पर फोकस करें और उससे ज़्यादा जरूरी है कि किन चीज़ों को हम छोड़ दें, ताकि हम जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम है 17 नवंबर को निर्धारित है, उस एग्जाम के दिन तक परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले हम कम से कम इतनी तैयारी अवश्य कर लें कि हमें 100 प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं हो, कोई संदेह नहीं हो और कोई तुक्का नहीं लगाना पड़े। उसके बाद तो फिर जो है सफलता आपकी मुट्ठी में है। तो एक बात मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग सही दिशा में मेहनत करते हैं। केवल पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसका चयन करने से भी आपका रिजल्ट निर्भर करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत पढ़कर, बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करके आप ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज का परीक्षा, यूपीएससी बीपीएससी का परीक्षा आप उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको चयनात्मक होना पड़ेगा, सेलेक्टिव होना पड़ेगा और क्या पढ़ें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या ना पढ़ें। और यदि आप सिलेबस का 60% कवर कर लेते हैं, यदि आप सिलेबस का 60% पर पकड़ बना लेते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर आप ही को मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा संक्षिप्त क्लास लेकर आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण है, कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है और कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक अधिक महत्वपूर्ण के नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके 17वीं बीपीएससी की पीटी की तैयारी में यह मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो 17वीं बीपीएससी 2000 से अधिक सीट, 45 दिन शेष, ठीक है। चूंकि एग्जाम डेट हम जानते हैं 17/11/2024 है और इसी को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।
आप क्यों चिंता कर रहे हैं? एग्ज़ाम डेट तो सबके लिए वही है, और अगर बढ़ेगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा, नहीं बढ़ेगा तो सबकी तैयारी उसी तरह रहेगी। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जब बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और कह दिया कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, तो हमें उसी को मानकर चलना है। हो सकता है बहुत बार कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि परीक्षार्थियों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला, कुछ डिजास्टर हो गया, आपदा हो गया, ऐसे में बीपीएससी की ओर से 1 सप्ताह 2 सप्ताह का एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाया जाता है तो ठीक है, अगर 17 नवंबर को नहीं हो रहा है तो दिसंबर में हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी आप मान कर चलिए कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने जा रही है, ठीक है। अब है क्या पढ़ें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन 40-45 दिनों में क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। इन दिनों हम क्या करें कि अधिक से अधिक नंबर हम प्राप्त करने में सक्षम बन सके, और कहां पर अधिक फोकस करें। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमने जितने भी विषय हैं बीपीएससी पीटी के लिए, वैसे बीपीएससी के सिलेबस में ऐसा कुछ दिया नहीं रहता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिस परीक्षा की तैयारी आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो आप सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें। पिछले साल, पिछले 10 साल, 7 साल, 8 साल के जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको देखेंगे, और उसका जब विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि किन किन विषयों से और उन विषयों में से किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर देखें तो विषय कितने हैं? तो एक इतिहास है। इतिहास चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए हम लोग उसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट कर पढ़ते हैं। फिर साइंस है, साइंस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो उसको भी हम लोग 2 भाग में पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिर ज्योग्राफी है, यह भी लंबा चौड़ा है, इसमें भी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, उसके बाद पर्यावरण, पारिस्थितिकी और मैप का अध्ययन, जो मानचित्र अध्ययन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर राज्य व्यवस्था है, फिर अर्थव्यवस्था है, फिर समसामयिकी है, करंट अफेयर्स, फिर बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं, और 10 नंबर के गणित और तर्क शक्ति के भी प्रश्न रहते हैं। कुल मिला के 10 विषय हैं, अगर टोटली हम खूब बढ़िया से डिवाइड करें तो इनमें से किस सब्जेक्ट को हम अधिक पढ़ें लास्ट दिनों में, और किस सब्जेक्ट को हम कम पढ़ें, किस सब्जेक्ट को हम सेकेंडरी या टर्सरी प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने ग्रुप बनाया है, ग्रुप 1, 2, 3, और प्रत्येक ग्रुप में जहां अधिक प्रायोरिटी देना है, जहां अधिक प्राथमिकता देना है, उसको हमने एक साइड रखा। दूसरी तरफ वैसे विषय जिनको थोड़ा कम प्राथमिकता देना है, उसको दूसरे ग्रुप में रखा, और तीसरे ग्रुप में जिसमें सबसे कम प्राथमिकता देना है, जिसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन सवाल है, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये वैसे विद्यार्थियों के लिए है जिनका कम से कम बेसिक मजबूत है। यानी कहने का मतलब है कि जिन विषयों का हमने अभी जिक्र किया, इतिहास, भूगोल, साइंस, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बिहार विशेष, समसामयिकी, इन पर अगर एक बार कोई भी विद्यार्थी गो थ्रू हो गया है, एक बार इन सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ लिए, तो यह उनके लिए है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो न्यू कमर्स हैं, जो नए भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं, और उनको हम कह दें कि भाई अब फलाना सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, फलाना सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, फलाने को पढ़िए, तो यह उसके लिए नहीं है। उसको तैयारी करना पड़ेगा। आप मानिए, सिविल सर्विसेज का तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी कठिन प्रतिस्पर्धा होती है, और इसमें किताब पढ़ना पड़ेगा आपको। और किताब पूरा अगर जो टोटल सब्जेक्ट है आप पढ़ना चाहें तो कम से कम साल भर का तो चाहिए ही तैयारी। साल भर की तैयारी या अधिक भी लग सकता है, 1.5 साल की तैयारी में आपका पीटी और मेंस की तैयारी हो जाएगा, ठीक है। समस्या अभी वर्तमान दौर में ये आया है कि तमाम सारे यूट्यूबर्स और ऑनलाइन क्लास वालों ने जो विद्यार्थियों का पथ विचलन किया है, जो डिस्ट्रैक्शन किया है, इसके कारण से बिहार में रहकर
जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है, उनका रिजल्ट का प्रतिशत गिरा है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास वालों ने, यूट्यूबरों ने कह दिया कि हमारा आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप सीधा ऑफिसर बन जाएंगे। भाई बिल्कुल गलत है। जितने भी सारे यूट्यूब्स हैं, ऑनलाइन क्लास हैं, टीचिंग अप्रोच हैं, ये सब सब्सिडरी है। यदि विद्यार्थी पढ़ना ही ना चाहे, अगर उसको आधारभूत ज्ञान नहीं है, तो क्या यूट्यूब क्लास करने से तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आप अगर सोचते हैं कि बिना किताब पढ़े कोई पदाधिकारी बन जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा, किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेगा, तो यह सबसे बड़ी भूल है। किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आइए, मैंने जो किताबों का जो सेट तैयार किया है, मैंने जो सब्जेक्ट्स का ग्रुप तैयार किया है, उस पर एक नज़र डालते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये देखिए, बीपीएससी पीटी के लिए विषयों या टॉपिक्स की प्राथमिकता। टॉपिक की प्राथमिकता तो हम इतने छोटे वीडियो में नहीं बना सकते हैं, लेकिन उन विषयों के बारे में हम बात करेंगे और उनके कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने 3 ग्रुप में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमने 3 ग्रुप में इसको रखा। तो पहला है प्रायोरिटी 1, इसको कोर सब्जेक्ट कहते हैं, जहाँ से बीपीएससी के ज़्यादा यानी 50% सवाल जो है बीपीएससी के इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं, जिसको कि हमने कोर ग्रुप में रखा है। उसके बाद प्रायोरिटी 2, जिसको कि सपोर्टिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं, जो हमें नंबर बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, नंबर को इंक्रीज करता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को, और ऐसे सब्जेक्ट्स जिसको कि विद्यार्थी कम से कम एक बार पढ़ा है, उसको हमने सेकेंड प्रायोरिटी में रखा है। ठीक है, और तीसरा जो अदर सब्जेक्ट है या सब्सिडरी सब्जेक्ट कह सकते हैं, जहाँ से प्रश्न कम आते हैं, यानी लगभग 25% प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो इनमें हमने जो इन विषयों को रखा उसे हम तीसरे ग्रुप में रखा। तो ये 3 ग्रुप है। तो सबसे अधिक प्राथमिकता हमें, सबसे अधिक प्रायोरिटी हमें इस पर देना है, इस ग्रुप पर। और इस ग्रुप में कौन कौन से विषय हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जो कोर ग्रुप हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो कोर सब्जेक्ट में हमने 4 सब्जेक्ट को रखा है। चूँकि हिस्ट्री को हमने डिवाइड कर दिया है, हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करके, और तीनों को अलग अलग सब्जेक्ट हमने माना, क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं और हिस्ट्री की तैयारी में भी ज़्यादा वक्त लगता है विद्यार्थियों को। और सबसे आसान विषय भी है वैसे हिस्ट्री, लेकिन क्या है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, लंबा चौड़ा उसका सेगमेंट है। तो 3 ग्रुप में जो रखा, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला जो रखा है वो मॉडर्न हिस्ट्री रखा है, जो कोर सब्जेक्ट्स में। दूसरा करंट अफेयर्स रखा है, तीसरा बिहार स्पेशल रखा है, और चौथा जनरल साइंस। ये ग्रुप्स हैं जहां से 50% से अधिक, 50% से अधिक सवाल, 50% से अधिक सवाल यहीं से आते हैं। लगभग 55 से 60% सवाल तक यहां से आ जाते हैं। इसे हमें बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई अंतिम समय में हमसे पूछे कि सर क्या पढ़ना है, अंतिम समय में क्या पढ़ना है, तो मैं अंतिम समय में यही कहूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, और बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिलेगा और काफ़ी नंबर्स यहाँ से मिलेंगे। और यदि समय बच रहा है तो जनरल साइंस पढ़ लीजिए। अब क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक पर थोड़ा संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना वहाँ है जो कि जनरली ट्रांजिशन फेज का चीज़ें हैं। जैसे कि भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हुआ, और औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक थे वो प्रवर्ती मुगल शासक कहलाए, क्योंकि दिनों दिन उसकी शक्ति जो है कम होती जा रही थी। और इधर क्षेत्रीय शक्तियाँ काफ़ी जोर शोर से उनका उदय हो रहा था। उसमें बंगाल के नवाब हैं, अवध के नवाब हैं, हैदराबाद के निजाम हैं, मराठा हैं। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मराठे मुगल का जगह ले लेंगे, लेकिन उसी समय यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी हो रहा था और वो धीरे धीरे पैर जमा रहे थे। तो अंग्रेजों ने जिन भारतीय शक्तियों के साथ लोहा लिया, उसके बारे में आपको अधिक से अधिक पढ़ना है। अंग्रेज आया तो सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो इन सब के बारे में अधिक से अधिक आपको फोकस करना है। ये ट्रांजिशन फेज है। और जब अंग्रेजों ने एक बार जड़ जमा लिया, तो उनका जो गवर्नर जनरल का काल है
और गवर्नर जनरल ने भारत के लिए जो भी किया, भारत में जो भी कानून बनाया या जो प्रावधान किए, उसके बारे में बढ़िया से देखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो हमारी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, चाहे वो किसान विद्रोह हो, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो, इन सब चीज़ों को देखना है। और उसके बाद जो सामाजिक धार्मिक जागरण हुए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का हो, दयानंद सरस्वती का हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो, केशव चंद्र सेन का हो, ठीक है, इन सभी सामाजिक धार्मिक जागरण को देखना है। और भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है, बेसिकली गांधी जी के आगमन के बाद से, चंपारण सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और इस दौरान जो संवैधानिक प्रगति हुई भारत में, तो उसको देखना है। विशेषकर सवाल ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इस पर आपका पूरा, अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं है, सब क्रिस्टल क्लियर है। और इसको आप एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। आप बिपिन चंद्रा का किताब ले लीजिए ना, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, वो एक उपन्यास की तरह लगेगा, एक बार रम गए तो पूरा किताब खत्म करके ही उठेंगे, बिल्कुल उपन्यास की तरह है। और वहाँ से इतने सारे सवाल आते हैं कि बिल्कुल आपको तो एक तो होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन का ग्राफ तो क्लियर हो ही जाएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल उसमें से आएंगे, ठीक है। आप एस.के. पांडे का पढ़िए, उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं बी.एल. ग्रोवर का पढ़िए, गाइड पढ़ना चाहते हैं दृष्टि का पढ़िए, लुसेंट में भी काफ़ी संक्षिप्त में दिया हुआ है, पढ़िए, आराम से मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। और हम कहते हैं कि एक सप्ताह यदि मॉडर्न हिस्ट्री को दे दिया जाए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स इतना वाइटल हो गया है कि सवाल काफ़ी तह में जाके पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सवाल तो पूछ ही रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के पूछ रहे हैं, स्थानीय स्तर के भी सवाल पूछ रहे हैं, है ना। स्थानीय स्तर के सवाल, अब जैसे इस बार जमुई के नागी और नकटी डैम है, और उसको रामसर साइट के तहत दर्जा मिला है। रामसर कहाँ है? ईरान में है। 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसमें जितने भी वेटलैंड हैं, यानी आर्द्र भूमि है, उनकी संरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये सवाल देखिए इस बार के लिए हॉट सवाल है, ये आ सकता है। तो ऐसे स्थानीय सवालों को भी देखना है। और चूंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं, कम से कम करंट अफेयर्स में आजकल देखा जाए तो कम से कम 25 सवाल और अधिक से अधिक 37 सवाल तक पूछे गए हैं। तो आपको ये तय करना है कि हम करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें। एक दिन में करंट अफेयर्स की तैयारी होगी नहीं। करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरत है कि आप जब से तैयारी कर रहे हैं तब से आपको अखबार पढ़ना चाहिए। अगर मिस कर दिए हैं तो बाज़ार में अखबार का कटिंग भी मिल रहा है, उसको भी देख सकते हैं। और जितने सारे मैगजीन हैं आज से लगभग साल भर पहले का, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, मंथन हो, क्रॉनिकल हो, उसको एक बार निकाल लीजिए। और नहीं निकाल पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा उन सब चीज़ों को पोस्ट किया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे करंट अफेयर्स का मटेरियल जो है वो पोस्ट किया जाता है, कभी कभी सम्मिलित रूप से पोस्ट किया जाता है, वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं हो पाया तो आप ईयर बुक पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण का ईयर बुक बहुत अच्छा है, उसको पढ़िए। मंथन का ईयर बुक पढ़िए, वो भी अच्छा है। तो इससे क्या होगा ना कि पिछले साल भर की घटनाओं का आपके पास संकलन तैयार हो जाएगा। और बिहार की घटनाओं के लिए आपको अखबार या कुछ ऐसे बिहार के लिए लिखे जाने वाले पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके करंट अफेयर्स पूरा क्लियर होगा। और करंट अफेयर्स इतना पावरफुल है कि पूरा रिजल्ट में ये जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। अब बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10-15 से लेके 17-18 सवाल तक यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये भी अलग अलग है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिहार का हिस्ट्री है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। तो बिहार का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ लीजिए, बिहार का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ के कहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यहाँ के कौन से तीर्थ स्थल हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बिहार के संबंध में जो भी जनगणना के आंकड़े से लेकर इसका जो बिहार के जितना भी प्रशासनिक डिवीजन है, इन सब चीज़ों को पढ़िए, वहाँ से सवाल आएगा। बिहार के मानचित्र को जरूर एक बार देख लीजिएगा। इससे कई बार जो है ना, अगर मानचित्र का अध्ययन किए हुए रहेंगे तो आपको ऐसे ही गिफ्ट में 1-2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल को आपको पढ़ना है। और इस कोर ग्रुप का सबसे जो लास्ट में हमने रखा है वो जनरल साइंस रखा है। जो साइंस स्ट्रीम के नहीं
छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जनरल साइंस के लिए आप कम से कम जो लुसेंट का स्पेशली इसके लिए जो बुक आया है सामान्य विज्ञान, उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, वहाँ से सवाल रहेंगे। हालांकि आपको एनसीईआरटी जाना चाहिए, कम से कम 7 क्लास से लेके 10th क्लास तक का एनसीईआरटी। 11 12th का ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, वहाँ से उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन कम से कम 7 to 10 7वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक का जो एनसीईआरटी है उसको देखना चाहिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी पढ़ने का वक्त नहीं है, अगर पहले से जो लोग नोट्स बना के रखे होंगे उनके लिए ईजी होगा, आसान होगा। तो आप भी अगर नोट्स बना कर रखे हैं तो इनको पढ़िए, नहीं तो फिर आप लुसेंट पढ़िए। ठीक है, वहाँ से तो ये 4 जो है कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से लगभग 50% सवाल, यानी यूँ कहें तो 75 से 80 सवाल यहीं से आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रायोरिटी 2 यानी सपोर्टिंग सब्जेक्ट की ओर। सपोर्टिंग सब्जेक्ट में क्या है, तब सबसे पहला हम इंडियन पॉलिटी रखे हैं। अब इंडियन पॉलिटी मुझे लगता है कि यदि विद्यार्थियों ने 1-2 बार पढ़ लिया है तो विशेष पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम के टाइम रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब रिवीजन में क्या है कि हम बहुत बार क्या होता है अनुच्छेद वगैरह को भूल जाते हैं। संविधान के जो अनुच्छेद हैं तो उन अनुच्छेदों में से लगभग 50 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उन 50 अनुच्छेदों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन संविधान संशोधनों में से 20-25 संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ना चाहिए। और चूंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये अंग्रेजों के काल से ही प्रारंभ हो गया था, उन अधिनियमों से लेकर संविधान सभा के दौरान संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय की चीज़ें, चूँकि ट्रांजिशन फेज की चीज़ें हैं, उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें भारतीय संसद के बारे में पढ़ना चाहिए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के बारे में पढ़ना चाहिए और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहिए। तो पॉलिटी खत्म हो गया। मुझे लगता है कि पूरा पॉलिटी पढ़ने के लिए जिन्होंने एक बार कम से कम पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल से 3 दिन काफ़ी है। 3 दिन में हम पूरा पॉलिटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अब दूसरा जो है ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको पढ़ने के लिए आपको समय लगेगा। अब इसमें भी कहेंगे तो 2 पार्ट होता है, एक होता है विश्व का भूगोल और दूसरा होता है भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में आप टर्मिनोलॉजी वगैरह याद कर लीजिए। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह याद कर लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद सारा का सारा आप इंडियन ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल पढ़िए, और उसके साथ मैप जरूर रखिए। आप विश्व का मैप, भारत का मैप और बिहार का मैप, ये तीनों मैप सामने रखिए और कम से कम रोजाना 10 मिनट मैप को देखिए। यहाँ से सवाल रहेंगे। ये अगर मैप का जिसके पास जानकार है तो 1-2 नंबर यहाँ भी आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको रखिए। तो इसमें भारत का भूगोल को पढ़िए, पर्यावरण परिस्थिति भी पढ़ना है आपको, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, तो उसको भी एक नज़र पढ़ना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में और हमारे देश में क्या क्या उपाय किए गए हैं और क्या क्या किए जा रहे हैं। इसमें आपका UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, IPCC है। ठीक है, और इनके जो पक्षकारों का जो सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, तो COP को देखिए ये कब बैठक हो रहा है, और जितने सारे जो क्लाइमेट चेंज पर जो एक्शंस हो रहे हैं पूरे विश्व में, उसको भी ध्यान रखना होगा, वहाँ से भी सवाल आता है। ठीक है, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। और उसके बाद हम मैथ रखते हैं। पहले हम मैथ को लास्ट में रखते थे, इधर रखते थे, लेकिन चूंकि मैथ को आप देखिए तो यहाँ अगर थोड़ा सा भी आप मैथ का जानकार हैं, जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज वगैरह जान रहे हैं, तो यहाँ से जो 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये 10 प्रश्न क्या है कि इसमें गलती की संभावना बहुत कम रहती है। अगर आप फार्मूला जानते हैं, मैथ बनाना जानते हैं, तो ये 10 नंबर 10 का 10 आपके झोली में आ सकता है, क्योंकि यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता है कि याद नहीं है, भूल गए हैं या पढ़े ही नहीं। अगर बनाना जानते हैं तो आंसर सही होगा। ठीक है, और चूंकि ऑप्शन से लगाना है आंसर, तो बहुत बार क्या होता है कि बिना आप अगर मैथ जान रहे हैं तो बिना मैथ बनाए आप ऑप्शन को सेट करके भी आप सही उत्तर को ढूंढ सकते हैं। प्रश्न जो पूछ रहा है ऑप्शन को ही उसमें बिठा दीजिए, कम से कम 10 सवालों में से 4-5 सवाल तो ऐसे आ ही जाएंगे जिसको कि ऑप्शन से बनाया जा सकता है, तो हो जाएगा। इसमें जो भी नंबर मिलेगा एकदम विशुद्ध होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई जो है ना
अंदेशा नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा कि हमारा सही होगा कि गलत होगा, तो ये मैथ जो है 10 नंबर का काफ़ी वाइटल है। इसलिए इसके लिए कम से कम मुझे लगता है कि 15-20 दिन 1 घंटा रोज प्रयास करना चाहिए। और एक चीज़ और कि मैथ आप जब बनाएंगे तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि मैथ को आपको बीच में ही बना लेना है, शुरुआत में मत बनाइए। शुरुआत में चूँकि मैथ का नाम लेते ही लोगों को थोड़ा सा डर लगता है या इस तरह की, लेकिन हम कहेंगे कि इसको लास्ट में मत बनाइएगा। लास्ट में हड़बड़ी हो जाता है और हड़बड़ी में आप तुक्का वाले क्वेश्चन तो मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है मैथ नहीं बना सकते। मैथ के लिए थोड़ा सा शांति दिमाग चाहिए। तो आपको कम से कम 10 मैथ है तो इसके लिए 20 मिनट का समय आप निकाल लीजिएगा बीच में कभी, इसको बना लीजिएगा। अगर जो है आपका टेम्परामेंट सही रहा तो 10 का 10 नंबर आ जाएगा। और ये 10 का 10 जो है ना इतना प्लस कर देगा कि आप जीएस में बना के 90, 91, 92 पर ठिठक रहे हैं तो ये मैथ आपको जो है ना वो 100 से पार करा देगा। तो ये ध्यान रखना है कि मैथ हम बीच में ही बना लें, बाद के चक्कर में मत पड़े। अब एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट इसको क्या कह सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट तो नहीं है, यह सब्जेक्ट नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि अगर विद्यार्थी टेस्ट सीरीज अटेंड करता है या फिर प्रैक्टिस सेट बनाता है तो कम से कम उसे ये पता चलता है कि इस बीपीएससी पीटी के एग्जाम में हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या लेवल है, कितना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। और इससे क्या होता है कि उसको आगे कहाँ उसकी कमजोरी है ये पता चलता है और उन कमजोरियों को दूर करने का उपाय भी पता चलता है। तो प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को देखते हैं कि दिन रात प्रैक्टिस सेट ही बना रहे हैं। भाई ये ऐसा नहीं है, आप पहले पढ़िए, किताब पढ़िए, तब प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट सप्ताह में 2 या 3 बनाना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं आप किसी संस्थान में जाके या किसी मित्र मंडली के साथ बैठकर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसके अतिरिक्त 2 और प्रैक्टिस सेट सप्ताह में बनाना चाहिए, ताकि ये आपको लेवल को बरकरार रखेगा, बताते रहेगा कि कितना आप बना पा रहे हैं, कितना नहीं बना पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट को आप सेकेंडरी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आजकल बाजार में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट की किताबें उसी तरह से बिकती है जैसे कि कोई सब्जेक्ट का बिकता है। तो कोई एक प्रैक्टिस सेट लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे, ज़्यादा नहीं लेना है, एक प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसको बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप चले आइए तीसरे अदर सब्जेक्ट पर, या इसको हम सब्सिडरी सब्जेक्ट बोले। तो अगर आप इन विषयों को एक बार पढ़ चुके हैं तो बहुत अधिक समय नहीं देना है। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ जाइए 4 से 5 दिन में, 4 से 5 दिन में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ जाइए। फर्स्ट में आप रखिए थोड़ा सा पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह। दूसरे दिन आप मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक पढ़ जाइए। तीसरे दिन आप हर्षवर्धन काल के आसपास पढ़ लीजिए, ठीक है। और चौथे दिन दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ लीजिए। हो गया, 4 से 5 दिन में आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर मेडाइवल हिस्ट्री। तो मेडाइवल हिस्ट्री में क्या है, विशेषकर जो ट्रांजिशन फेज है यहाँ भी देखना है, खास करके जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, उस दौर की चीज़ें देखनी है, ठीक है। और उसके बाद 2 ही पार्ट है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के थे, उन्होंने स्थापना किया। फिर खिलजी वंश आया, तुगलक आया, सैयद आया, ठीक है, और फिर लोदी आया। ये 5 वंश है। 5 वंश को 5 घंटा में पढ़ लीजिए। और फिर मुगल काल है, तो मुगल काल में हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और उसके बाद परवर्ती मुगल। तो ये हो जाएगा 4 से 5 घंटे में। ये तो मेडाइवल हिस्ट्री में भी आपको 2 से 3 दिन देना है रिवीजन के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा कम समय दीजिए। और इंडियन इकोनॉमी, तो चूंकि इंडियन इकोनॉमी का अगर आप होल एंड सोल करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन यहाँ भी आ रहा है। तो जो भी इकोनॉमी का करंट वाला पोर्शन है वो इधर हो रहा है, आप उसको विशेष प्राथमिकता के तौर पर देख लेंगे। बाकी इंडियन इकोनॉमी में कुछ टर्म है, टर्म को आपको ध्यान में रखना है, जैसे स्टैगफ्लेशन क्या है, डिमोनेटाइजेशन क्या है,
आरबीआई का जो रेपो रेट वगैरह होते हैं वो क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो एक तरह से क्लासिक इकोनॉमिक्स है, तो क्लासिक इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें देखनी है, और बाकी सारी करंट पर डिपेंड रहता है, जो करंट अफेयर्स की तैयारी के समय आप विशेष रूप से देखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, बजट को देख लेना है, आर्थिक समीक्षा को देख लेना है, ये दो अभी महत्वपूर्ण है, हाल फिलहाल में हुआ है। बजट जो है 24-25 का और आर्थिक समीक्षा 23-24 का, इसको जो है देख लेना है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। वो तो कोर सब्जेक्ट और कोर टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी पीटी के लिए जो 17वीं का एग्ज़ाम है, समय बच गया है 48 दिन। आज हम यह 29 सितंबर को दिन रविवार को मैं यह क्लास बता रहा हूँ आपको। तो इस दिन से अगर देखें तो 48 दिन बच गया है। अब इस 48 दिन में आप 8 दिन माइनस कर दीजिए फेस्टिव सीजन का, 8 दिन माइनस कर दीजिए फेस्टिव सीजन का, तो बच गया है 40 दिन। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह जब ऐतिहासिक क्षण है, बीपीएससी ने इतिहास बनाया अपने स्थापना से लेकर अब तक सर्वाधिक वैकेंसी निकालने का, और यदि आप भी सोच रहे हैं इस इतिहास में हमारा भी नाम अमर हो जाए, तो आपको एक तय करना पड़ेगा ईमानदारी। इन्फ्लुएंस हुए, और ये हम आपके लिए एक डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं। जब इतिहास बनाना होता है ना, तो हमारी निगाहें सिर्फ लक्ष्य पर होती है, इधर उधर बिल्कुल नहीं। जैसा कि अर्जुन की निगाहें मछली की आंख पर थी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? होल एंड सोल बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करना अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत बड़ी बाधा है। आप मेंस में भी अच्छा कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बीपीएससी पीटी ही नहीं हुआ तो फिर क्या खाक अच्छा करेंगे? ये तो एक गेट पास है, गेट पास करके अंदर जाएंगे तभी तो आप सारे इवेंट का मजा लेंगे। तो ईमानदारी से कहिए कि क्या हम ये 8 दिन माइनस करें कि नहीं करें? अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हैं, अपने कर्म के प्रति गंभीर नहीं हैं, अपने सफलता के प्रति आप अगंभीर हैं, तो आप त्योहारों का मजा ले सकते हैं। क्योंकि त्यौहार होता ही ऐसा है कि उसमें व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्योंकि रोज़मर्रा के दिनों में हम क्या होते हैं कि जो रेगुलराइजेशन है, जो नियमित रूप से हम करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे तैसे, ठीक है। पर्व त्यौहार में कुछ अलग होता है, उल्लास होता है, उमंग होता है, नए नए पकवान बनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, घर परिवार में आपस में मिलके हंसी मजाक, काफ़ी आनंददायक वातावरण होता है। और ये वातावरण आनंददायक तो है, लेकिन जब हम किसी लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं, अपना कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उमंग और उल्लास तो लाता है फेस्टिव सीजन, लेकिन यह हमें पथ विचलित भी करता है, हमें डिस्ट्रैक्शन भी करता है। और एक बार पढ़ने से मन उचट गया तो दूसरी बार पुनः पटरी पर लाने में समय लगता है और ऊर्जा लगता है। इसीलिए आप अगर बन गए, सफल हो गए, तो ऐसे फेस्टिव सीजन जो है और भी आएंगे आपके जीवन में, आगे भी आएंगे। पहले भी आपने फेस्टिव सीजन को एंजॉय किया है, तो क्यों ना इस बार छोड़ दें। मेरा यही चेतावनी है, डिस्क्लेमर है कि इस 8 दिन को, जिसमें दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ पूजा है, कुल मिला के आप ना चाहते हुए भी 8 दिन ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए इस 8 दिन को मेरा सुझाव है, मेरा सलाह है कि आप रिड्यूस मत करिए। कसम खा लीजिए कि मैं जो है इस फेस्टिव सीजन में, इस त्यौहार में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म है। पूजा पाठ करने से सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, ये विवाद का विषय है, इसको प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि आप आज पढ़ाई किए, और अगर आज सफलता नहीं भी मिला
तो कल इसका लाभ जरूर मिलेगा, आप दूसरा एग्जाम में जरूर सफल होंगे, इतना तो तय है। हालांकि मैं आज की बात कर रहा हूं तो मैं तो चाहूंगा कि आप इसी बार सफल हो जाए, इसी बार मेहनत करें। तो इस 60 दिन को आप रिड्यूस मत कीजिए और पूरा 48 दिन लीजिए। लेकिन चलिए, जमाने के साथ अगर चलते हैं तो हम इस 40 दिन को ही करते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं बीपीएससी का अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में हम देखते हैं कितना, तो लगभग 200 टॉपिक है। सभी विषयों को मिला दिया जाए तो 200 प्लस टॉपिक है, ठीक है। और इन 40 दिन में प्रत्येक दिन अगर हम 3-3 टॉपिक पढ़ते हैं, यानी एक टॉपिक पढ़ने में हम 4 घंटा का समय अगर निर्धारित करते हैं और 12 घंटा पढ़ते हैं तो 4 तिया 12, 3 टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो 40 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 120। यानी ये 200 प्लस टॉपिक में से 120 टॉपिक आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। और जब 120 टॉपिक कवर कर लेंगे ना, तो मैं पूरा श्योर करता हूं, दावा करता हूं कि एक बार जो है ना बीपीएससी तो क्या कोई भी परीक्षा आप निकाल सकते हैं जब 120 टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मन से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, इच्छा शक्ति मजबूत है और सही दिशा में कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। तो बीपीएससी निकालना कौन सी बात है, ये निकल जाएगा, ठीक है। 120 टॉपिक पर कवर करना है। ये कवर कैसे करना है, तो इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए, ये जो प्रायोरिटी हम बनाए हैं इनमें से आप 120 टॉपिक कवर कर लीजिए 40 दिन में, सफलता झक मार कर आएगी, ठीक है। अब है कि क्या हमें करना चाहिए, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका जो हमने स्ट्रेटजी बताया उस स्ट्रेटजी को रख लीजिए, फिर रूटीन बना लीजिए कि हमको डेली 3 टॉपिक कवर करना है। और जो पढ़िए तो उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाइए, नोट्स बना लीजिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि पढ़ता है तो नोट्स ही बनाते रह जाता है, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। मुख्य मुख्य चीज़ों को नोट करते जाना है, ऐसा भी नहीं केवल दिन भर नोट्स ही बनाते रह जाइए, क्योंकि नोट्स बनाने में समय लगता है और पढ़ने में कम समय लगता है। लेकिन अगर लगातार हम केवल पढ़ते जाएंगे तो याद भी नहीं रहेगा, इसलिए नोट्स बनाना मजबूरी है। अगर हम लिख के पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। तो बैलेंस रखना है, फिर जो है सही दिशा में करना है, मेहनत करना है। कहाँ करना है, सही दिशा में करना है। और जो भी इतना मेहनत किए तो उसके लिए प्रैक्टिस करना है, यानी टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट बनाना है, ठीक है। और ये काम अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ कर लिए, यानी निरंतरता के साथ कर लिए, कंटिन्यूटी के साथ कर लिए, ठीक है, तो यही हमें सफलता दिलाएगी, गो टू सक्सेस, ठीक है। आप स्ट्रेटजी बना लिए, स्ट्रेटजी बना लिए, रूटीन, नोट्स, राइट वे, प्रैक्टिस सब चीज़ कर लिए, निरंतर कर लिए, तो सफलता बिल्कुल जो है सुनिश्चित हो जाएगी। अब है कि क्या करना है, तो सफलता के 7 सूत्र मैं हमेशा कहता हूँ अपने विद्यार्थियों को। अब मेरे भी जीवन में सफलता के यही सूत्र थे कि आप किताबों को पढ़िए, रीड, राइट, थिंक, रिमेंबर, डिस्कशन, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो क्या करना है, तो आप किताबों को पढ़िए, ठीक है, फिर उस पर नोट्स बनाइए यानी लिखिए, फिर उस पर सोचिए, फिर कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए, मित्रों के साथ डिस्कशन कीजिए, और फिर जो है इसका डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर इसका रिवीजन कीजिए, और एक एग्जाम के समय में फाइनल रिवीजन, और उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये 7 सफलता के जो सूत्र हैं, इसको आप रूटीन के तहत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, निरंतर करते हैं, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सफलता में। ये जो है आपका कंपटीशन एग्जाम का रिएक्शन फार्मूला है, एक तरह जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो है किसी चीज़ को किसी के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, तो कैसे जो है कोई अप्रोप्रिएट जो केमिकल का हम कन्वर्जन कर सकते हैं, तो ऐसे ही कि अगर रीड, राइट, थिंक, रिमेंबर, डिस्कशन, रिवीजन और प्रैक्टिस किए, रूटीन के साथ किए और कंटिन्यू किए, एक तरह से ये उत्प्रेरक है, ये सब मटेरियल है, इस पर आप प्रयोग कर रहे हैं और उत्प्रेरक के रूप में रूटीन और कंटिन्यू डाल दिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सफलता में। तो यही सफलता की केमिस्ट्री है। इसको हम नाम दे सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस। केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस यही है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को कर लिए तो वह दिन दूर नहीं है
जब आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करके ना सिर्फ अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, बल्कि कई सारे अपने परिजन हैं, अपने दोस्त हैं, अपने गांव समाज के लोग हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। ठीक है, और आप हमसे जुड़े, इतने देर तक आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। और अगर और भी अतिरिक्त चीज़ों के लिए, अतिरिक्त जानकारी के लिए, अतिरिक्त सहायता के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए 7258875949। इस पर कॉल कीजिए और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और 70वें BPSC विथ मी, आइए, आपका स्वागत है। और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, प्रेरणा मिला होगा और सही डायरेक्शन में मेहनत करने का सूत्र मिला होगा। और हमारी कामना है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता प्राप्त करें, पदाधिकारी बने, ईमानदार, सक्षम और मेहनत करने वाला पदाधिकारी बने, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।